यहाँ के बेरोजगार और पढ़े लिखे युवाओं को क्या मिलता है? उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ उत्खनन होता है, उन ग्रामीणों को क्या मिलता है? धूल, डस्ट, बीमारी, बस। अरे यहाँ का कोई व्यक्ति हमारे जिले का वहाँ केवल उनके यहाँ नौकर के रूप में काम कर सकता है। कोई वैसे अच्छे वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में काम नहीं कर सकता। तो मुझे तो कहीं पर कोई फायदा नहीं दिखता, चाहे वो कोयला खनन में हो, चाहे वो रेत खनन में हो, चाहे वो पत्थर में हो, चाहे वो मुरुम में हो, चाहे जो भी खनन हो। सिर्फ लूट है, संपदा की लूट है। हमारे जिले में संपदा से हमारा जिला परिपूर्ण है। तो यदि हम कहें कि हाल ही में बिहार का चुनाव भी हुआ, तो क्या उसमें ही मानते हैं वोट चोरी हुई थी? निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष जो है अभी के वर्तमान दौर में अक्सर ये बात उठाता है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस देश में हमेशा महंगाई मुद्दा था और मुद्दा है और मुद्दा रहेगा। अच्छा, मिर्जापुर देखिए आपने? जी बिल्कुल। उसमें भी गुड्डू भैया हैं। हाँ, आप भी गुड्डू भैया। हाँ। कैसे समझते हैं आप उसको, अपने क्या कहें वर्तमान परिप्रेक्ष्य से उसको देखते हुए? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तथ्य टॉक की ये श्रृंखला संवाद में। मैं हूं हर्षित तिवारी और आज हमारे बीच मौजूद है एक बहुत ही खास और बहुत ही विशेष शख्सियत गुड्डू चौहान जी, जो कि अनूपपुर जिले के कांग्रेस समिति के जिला अध्यक्ष हैं। और आज हमारी विशेष वार्ता होगी अनूपपुर को लेके, विशेष वार्ता होगी मध्य प्रदेश को लेके, विशेष वार्ता होगी कांग्रेस पार्टी को लेकर के, और समझेंगे क्या है पूरा परिप्रेक्ष्य। गुड्डू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? बढ़िया। कैसा काम चल रहा है आपका? बहुत अच्छा, आप तो देख ही रहे होंगे। मतलब अनूपपुर जिले में आप कब से हैं लगभग राजनीति में? मुझे लगभग 12-15 साल हो रहे हैं राजनीति में। अच्छा, तब से निरंतरता बनी हुई है। अच्छा, अच्छा। तो 12 से 15 सालों में आपने अनूपपुर की सबसे बड़ी समस्या क्या जानी? देखिए, यहाँ सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, पलायन, हुँ, और उसके बाद हमारे लिए एक चुनौती है यहाँ की संपदा को बचाना, जी, जिसको लूटने के लिए बड़े-बड़े उद्योग घराने और बहुत सारे ऐसे खनिज माफिया लगे हुए हैं। जी। तो ये हमारे लिए एक चुनौती है और समस्या है यहाँ रोजगार। हुँ। तो अच्छा, इसमें इस परिप्रेक्ष्य में सवाल ये भी आते हैं कि जो संपदा है वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, वो रोज़गार उत्पन्न करेंगी। तो उसको लेके पक्ष बोलता है कि यहाँ से तो रोज़गार उत्पन्न होगा, बेरोज़गारी हटेगी। इस चीज़ को लेके? नहीं, सत्ता पक्ष को उनका हिस्सा मिल जाता है, उनका कमीशन मिल जाता है, हुँ, लेकिन यहाँ के बेरोजगार और पढ़े लिखे युवाओं को क्या मिलता है? उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ उत्खनन होता है, उन ग्रामीणों को क्या मिलता है? धूल, डस्ट, बीमारी, बस। तो ये कह देना कि यहाँ संपदा के उत्खनन से और कोई यहाँ के परिवहन से उसको फ़ायदा लाभ होगा, तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फ़ायदा होना है। हुँ, उस परिवहन से होने वाले जो डस्ट है, जो सड़कें जो खराब होती हैं, हुँ, या फिर जो उनको फसलों में, उनके खेतों में जो नुकसान होता है, हुँ, वो तो केवल ग्रामीण झेलते हैं। हुँ, तो ग्रामीणों को तो कुछ नहीं मिला, जहाँ से उत्खनन होना है। हुँ, फिर हम बात करते हैं पढ़े लिखे नौजवानों की, हमारे युवाओं की, उन बेरोजगारों की, जो रोजगार की तलाश में यहाँ से पलायन बड़ी संख्या में करते हैं और शहरों की खाक छानते हैं बेचारे। उनको यहाँ क्या मिल रहा है? वो जो उत्खनन करने आए हुए हैं, जो बड़े उद्योग घराने, जी, वो भी अपने कर्मचारी और अपने सारे सेटअप लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। हुँ, हमारे यहाँ का कोई व्यक्ति हमारे जिले का वहाँ केवल उनके यहाँ नौकर के रूप में काम कर सकता है। कोई वैसे अच्छे वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में काम नहीं कर सकता। जी, तो मुझे तो कहीं पर कोई फ़ायदा नहीं दिखता, चाहे वो कोयला खनन में हो, चाहे वो रेत खनन में हो, हुँ, चाहे वो पत्थर में हो, चाहे वो मुरुम में हो, चाहे जो भी खनन हो। जी, सिर्फ लूट है, संपदा की लूट है हमारे जिले में। संपदा से हमारा जिला परिपूर्ण है, जी, जिसको लूटने के लिए बाहर के लोग और सरकार से मिल करके, हुँ, जिसमें जिला प्रशासन की भी बड़ी भूमिका होती है। हुँ। तो सब मिला-जुला लूट चल रहा है, जिसको बचाना हमारी चुनौती है। अच्छा। अच्छा, रोज़गार के लिए अगर सरकार करना चाहती है, तो क्या करना चाहिए उसे? देखिए, उद्योग आए और आ भी रहे हैं, उसमें सुनिश्चित हो, कागज़ों में बातें होती हैं कि 80% स्थानीय लोगों को और उस ज़िले के युवाओं को अवसर दिया जाएगा। हुँ, लेकिन वो केवल कागज़ों में है। जब जन सुनवाई होती है तो बड़ी-बड़ी बातें होती हैं। हुँ, वहाँ पर शासन प्रशासन के लोग और वो जो कंपनी होती है और वो भी आकर के बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। जी, लेकिन उसका परिणाम ऐसा कुछ होता नहीं। हम देखते हैं कि जब वो कंपनी शुरू हो जाती है, तो फिर वही बाहर के लोग आते हैं और वही बाहर के लोग उसमें काम करते हैं। चाहे हम मुजर वियर की बात कर लें,
चाहे उससे पहले और जो कोल कंपनियों में जो प्राइवेट ठेका कंपनी आई उनकी बात कर लें, मेरे कोतमा क्षेत्र में एक नीलकंठ कंपनी है, चाहे अभी अडानी आ रही है, यहाँ रामपुर खाड़ा में एक ढोलू कंपनी थी। तो जो भी कंपनियां हैं वो अपने बाहर के लोगों को ला करके वो काम कराती है, हमारे लोगों को केवल मजदूर बना करके उनसे झाड़ू पोछा लगवाने का काम चाहते हैं, जो बिल्कुल लेबर वर्कर जो बिल्कुल बर्दाश्त योग्य नहीं है, और इसी चीज का हम विरोध करते हैं। हम चाहते हैं उद्योग लगे, हम उद्योग की खिलाफत नहीं करते हैं, लेकिन हम साथ में ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र और हमारे जिले के लोगों को सही सम्मान मिले और सही स्थान मिले। जी। अच्छा, ये बात आपने बताई कि आप आवाज़ उठाते हैं। तो एक विपक्ष के रूप में सत्ता पक्ष के खिलाफ आवाज़ उठाना कितना कठिन होता है? क्या चुनौतियाँ आती हैं आपको? देखिए, चुनौतियां तो बहुत है कि सत्ता के साथ में शासन प्रशासन होता है, हुँ, बहुत सारे तंत्र होते हैं, और मुझे ये कहने में गुरेज नहीं है और संकोच भी नहीं है कि मीडिया जो कि स्थायी विपक्ष होता है, हुँ, आज वो भी नहीं रह गया। आधा मीडिया आप देखेंगे कि सत्ता के दबाव में सत्ता जैसा कहती है और सत्ता के लोग जैसा चाहते हैं वैसा लिखते हैं और वैसा दिखाते हैं। लेकिन आप जैसे आज भी पत्रकार हैं, और ऐसे बहुत सारे मेरे ज़िले में तो ऐसे बहुत सारे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो आज भी हमको दिखाते हैं और हमारी बातों को प्रमुखता से उठाते हैं, जनता की बात को दिखाते हैं और बताते हैं। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे ज़िले में ऐसे निष्पक्ष पत्रकार अभी भी हैं। हुँ, तो ये बड़ी चुनौती होती है कि कहीं न कहीं शासन प्रशासन उनके साथ होता है, मीडिया भी उनके हाथ में होती है, तो हमको हमारी बात उठाने में थोड़ी-सी दिक्कत जाती है। फिर हुँ, भारतीय जनता पार्टी जो भाजपा की सरकार है और जो भारतीय जनता पार्टी है, उसका जो स्वभाव है, वो सारी चीज़ों में धार्मिक चीज़ों को ले आती है। जी, धर्म के बगैर, धर्म को सामने रख कर के, धर्म के पीछे खड़े होकर के वो राजनीति करती। जबकि हमारी राजनीति पूरी धर्मनिरपेक्ष है। जी, हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पे जो चीज़ें होती हैं, उसी को राजनीतिक चीज़ों पे उपयोग करते हैं। हम कोई धार्मिक चीज़ों को राजनीति में उपयोग नहीं करते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी राजनीति का दुरुपयोग करती है राजनीति में। हुँ। अनूपपुर जिले में भी ऐसा होता है क्या? बिल्कुल, अनूपपुर जिले में भी ऐसे ही होता है। अनूपपुर जिले में भी ऐसे ही जो सत्ता दल के नेता हैं, वो उनका काम कुछ और होता है और करते कुछ और हैं, और उससे बचने के लिए धर्म को सामने ले आते हैं। तो अनूपपुर जिले में भी होता है। तो ये हमारे लिए एक चुनौती है ये भी कि हम धर्म का सम्मान करते हुए अपनी बातों को हुँ। कैसे जनता तक पहुँचाएँ, और अभी तक सफल हैं और आगे भी सफल होंगे। अच्छा, अनूपपुर जिले की आपने बात की, तो जिले की जो 3 विधानसभा सीटों में से 1 पे कांग्रेस है, बाकी 2 को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पिछले चुनाव में क्या हुआ आपने देखा है, जी। और लाडली बहना और दुनिया भर की इन लोगों ने बातें किए, झूठे वादे किए, हुँ, और 3,000 देने की बात आई, फिर 1,000 दिए, 1200, हुँ, 1300, 1500, ऐसे ही चलता रहा। हुँ, कहीं न कहीं उनके साथ छलावा हो रहा है। हुँ, हम तो माँग कर रहे हैं कि वो जो 3,000 देने की बात कही गई थी और 1200, 1500 दिया जा रहा है, तो बाकी जो उनका पैसा है, जो आधा बचा हुआ पैसा है, उसको बोनस के रूप में लाडली बहनों को देना चाहिए। हुँ, ये हम माँग कर रहे हैं। हुँ, और यही सब झूठ बोल कर के उन लोगों ने यहाँ सरकार बनाई है। और एक बात जो अभी नहीं आई है, जो हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने वोट चोरी की जो बात कही, तो वो भी प्रमाणित होता है कि आप देखिए कि 40-42 लाख वोट मध्य प्रदेश से अभी एसआईआर के बाद काटे जा रहे हैं। पिछले चुनाव में हमारे जीत का अंतर 30-35 लाख था। 30-35 लाख वोट हम कम पाए थे भारतीय जनता पार्टी से। हुँ, भारतीय जनता पार्टी हमसे 30-35 लाख वोट ज़्यादा पार करके सत्ता में आ गई। अब एसआईआर के बाद 40-42 लाख वोट काटे जा रहे हैं, हुँ, तो वोट चोरी तो हुई, ये बात तो प्रमाणित होती। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए कोई हम ये नहीं मानते हैं कि हम पिछला चुनाव हारे हुए हैं। हुँ। हम तो ये मानते हैं कि वोट की चोरी हुई है। अच्छा, तो यदि हम कहें कि हाल ही में बिहार का चुनाव भी हुआ, तो क्या उसमें भी मानते हैं वोट चोरी हुई थी? निश्चित तौर पर दोनों दोनों बातें हुई हैं वहाँ पर, हुँ, कि यहाँ पर जो 3,000 देने की बात कही गई है, वहाँ पर 10,000 देने की बात हुई। हुँ, प्रलोभन भी दिया गया, एक तरफ प्रलोभन दिया गया और दूसरी तरफ वोट चोरी और चुनाव में धांधली। जी। तो ये दोनों ही तरीके वहाँ पर भी उपयोग किए गए। तो वही है रिज़ल्ट उसका। और एक बात और आपको कह दे रहा हूँ कि कोई बिहार का चुनाव कोई जनमत का परिणाम नहीं है, ये वोट चोरी का परिणाम है। और हमको पता है हुँ, कि वोट चोरी हो रही है, इसलिए हम हताश हैं, हुँ, ना हमारा मनोबल टूटा हुआ है। जी। हमारा मनोबल तब टूटता जब जनता हमें नकारती, जब हमारे कार्यकर्ता नहीं होते ग्राउंड में,
लेकिन हमारे कार्यकर्ता उतनी मजबूती से ग्राउंड में खड़े हुए हैं, हमारे नेता उतने ही जोश खरोश के साथ अभी भी मैदान में डटे हुए हैं, तो हमारा हताश और निराश होने का कोई कारण नहीं बनता है। हम मजबूती से इनसे लड़ाई लड़ते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी से हमारी जो एक वैचारिक लड़ाई है, जो जनहित की लड़ाई है, वो लड़ाई जारी रहेगी। अच्छा। अच्छा, बिहार में एक और नेता का बहुत नाम चला था, प्रशांत किशोर। आप उन्हें किस प्रकार देखेंगे? क्योंकि उनका तो पूरा तरीके से ऊपर साफ हो चुका वहाँ पे। देखिए, अब चूँकि वो एक अलग दल बना चुके हैं, तो मेरा उनके विषय में कोई टिप्पणी करना मैं नहीं, मानता एक हूँ कि नेता के तौर में अच्छा यूँ है। देखिए कि एक चुनाव मैनेजमेंट का वो काम करते थे, जी। तो वो विषय अलग है। कोच होना अलग विषय होता है और खिलाड़ी होना अलग अलग होता है। होता है। तो ठीक है कि चुनाव मैनेजमेंट का वो काम करते थे, लेकिन आज जब मैदान में आए, तो आप देख रहे हैं क्या परिणाम है। लेकिन फिर भी मैं इनको व्यक्तिगत रूप से अच्छा विचारक मानता हूँ और वो भी हमारे पार्टी कांग्रेस पार्टी के प्रशंसक रहे और अभी हाल के दिनों में हमारे नेता जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी से भी मिलने आए, प्रियंका गांधी जी से भी मिले। तो देखिए आगे उसमें कुछ और अच्छा होने वाला है। आगे की बात आगे देखी जाएगी। आगे देखी जाए। अच्छा, सत्ता पक्ष जो है अभी के वर्तमान दौर में अक्सर ये बात उठाता है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस देश में हमेशा महँगाई हुँ, मुद्दा था और मुद्दा है हुँ। और मुद्दा रहेगा। जी। भारतीय जनता पार्टी के कह देने से मुद्दा है या नहीं है, ये नहीं तय होगा। ये कुछ चीज़ें तो जनता तय करती है। कोई सत्ता और विपक्ष तय नहीं करता। हम अपनी बात भी कह रहे हैं। हम नहीं तय कर रहे हैं कि मुद्दा है। हुँ, हम तो जनता के प्रतिनिधि हैं। लोकतंत्र में विपक्ष जनता की आवाज़ होती है। जी। सत्ता तो ठीक है कि उनको एक काम करने का अवसर दिया गया है, वो भी जनता ने दिया, लेकिन विपक्ष को अपनी आवाज़ बनाया। कई बार होता है कि वो सत्ता में चले गए और जनता ने इनको नकार दिया, मैं इस बात पे भरोसा नहीं करता हूँ। हम तो ये मानते हैं कि उनको सत्तासीन होने का अवसर दिया, हुँ, उनको काम करने का अवसर दिया और हमको अपना आवाज़ उठाने का अवसर जनता ने दिया। जी। तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम मजबूती से उनकी आवाज़ उठा रहे हैं जी। और जनता हमारे ऊपर भरोसा कर रही है हुँ, और हम उनकी आवाज़ उठाने में बहुत हद तक कामयाब हैं और उनके जो मुद्दे हैं और मैंने आपको कहा हुँ, कि मुद्दे जनता बताती है। कोई सत्ता दल या विपक्ष नहीं बताएगा। अब सत्ता दल उससे आँख बंद करना चाहती है, हुँ, तो अपनी आँख बंद करके कह दे कि सब कुछ ठीक है। कबूतर के आँख बंद कर लेने से बिल्ली तो नहीं भाग जाती है। हुँ, तो वही मामला है हुँ, कि मुद्दे आज भी बेरोज़गारी है, मुद्दा आज भी महँगाई है, मुद्दा आज भी भ्रष्टाचार है, मुद्दा आज भी जो देश में जो असमानता है, हुँ। वो बड़ा मुद्दा है, जो जनता इस बात को मानती है और जनता हमको बताती है और हम महसूस करते हैं और जनता की बात को हम उठाते हैं। जी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, जनता पार्टी, विपक्ष सबको अगर एक दगा दिया जाए, तो वर्तमान में विपक्ष के बहुत सारे ऐसे नेता हैं, बहुत से जनप्रतिनिधि हैं जो कि सत्ता पक्ष की ओर जा चुके हैं। उनके प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा क्यों? देखिए, जो ऐसे लोग गए हैं उनके लिए मैं वैसा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन सही है उनका ठिकाना वही है। तो कमल कीचड़ में खिलता है, तो वहाँ जहाँ कीचड़ है, तो जो कमल है, वो वहाँ जा रहे हैं कीचड़ में और वहाँ वहीं खिलेंगे। हमारे पास तो उनका कोई मतलब नहीं है। हमारे पास रह कर के देखिए हम भ्रष्टाचार के हमेशा खिलाफ में रहे, हुँ, हमेशा खिलाफ में रहे। आपको याद होगा कि हमारी पहले की जो सरकारें थी, अपने अपने सरकार जब ऐसी बातें आई, जब विपक्ष ने और जनता ने आवाज़ लगाई, तब हमने अपने नेताओं पर भी हमारे नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने हुँ, अपने नेताओं पर जाँच कराई, कार्रवाई कराई। जी। ये हिम्मत आज की सरकार में नहीं है और कोई भी सरकार ऐसा नहीं कर सकती। तो जिन नेताओं को ये डर लगता है कि हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ऐसे भ्रष्टाचार को संरक्षण नहीं देगी, ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं संरक्षण पाने के लिए। जी। लेकिन मैं अब स्पष्ट बता रहा हूँ कि हम कल फिर सत्ता में आएँगे और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो इधर से उधर गए हैं या वो सारे भ्रष्ट लोग, हुँ। उन पर सब पर कार्रवाइयाँ होंगी। वो सब कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, उससे नहीं बच सकते, चाहे किसी पार्टी में चले जाएँ। यदि कल को वो नेता वापस आते हैं, आना चाह रहे होंगे, तो क्या करेगी पार्टी? नहीं, देखिए ऐसे भ्रष्ट लोगों को तो बिल्कुल नहीं और मैं दूसरी बात आपको कहूँ कि ये हाई कमान का विषय है। हुँ,
लेकिन ऐसे भ्रष्ट लोगों को तो हम नहीं लेने वाले हैं जो पूरी तरीके से प्रमाणित हैं, जो अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार किए गए चीज़ों से बचने के लिए जो दल-बदल किए, हुँ। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी कांग्रेस के दरवाजे ऐसे लोगों के लिए बंद हैं। अच्छा। अच्छा, कांग्रेस की यदि हम बात करें आईएनसी, तो एक लंबे समय से सत्ता से दूर है ये पार्टी। आप उस पार्टी से बिलॉन्ग करते हैं। कैसा महसूस करते हैं आप कि इतने लंबे समय दूर रहने के बाद क्या नुकसान या क्या फ़ायदे मिले आपको? देखिए, इसमें महसूस करने की कोई बात ही नहीं है। ये मैंने खुद ही चुना है। ये कम से कम मेरे हाथ में था। मैं राजनीति में तब आया जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी और कांग्रेस पार्टी विपक्ष में। तो मैंने विपक्ष को खुद ही चुना। मैंने कांग्रेस पार्टी को खुद ही चुना। मुझे मैं इतना तो जानता था कि सत्ता का क्या होता है और विपक्ष की भूमिका क्या होती है। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी में मैं पारिवारिक रूप से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ, वैचारिक रूप से जुड़ा हुआ हूँ। हुँ। तो स्वाभाविक है कि मैं कांग्रेस पार्टी में जाता। जी। लेकिन सत्ता नहीं होने का मुझे आज तक कोई ऐसा नहीं लगा, क्योंकि राजनीति हम मानते हैं और हमारी पार्टी की विचारधारा है हुँ। कि राजनीति एक जनता की मदद करने का एक माध्यम होता है और जनता के लिए लड़ाई लड़ने के माध्यम होता है। जी। तो आज वो हम लड़ रहे हैं, लेकिन जो लोग सत्ता की लोलुपता में भारतीय जनता पार्टी में गए, आज उन लोगों को पता चलता होगा हुँ। कि सत्ता बस वहाँ पर है। वहाँ पर कोई वैसी सोच नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, ना देश के लिए उनके पास कोई विज़न है। केवल भारतीय जनता पार्टी के पास सत्ता है, लेकिन हमारे पास कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है। कांग्रेस एक विचारधारा का नाम है। कांग्रेस विकास का नाम है। कांग्रेस सहिष्णुता का नाम है। कांग्रेस समानता का नाम है। हुँ। तो कांग्रेस पार्टी में जब हम हैं हुँ। और मैं जब विपक्ष में आया, कांग्रेस पार्टी में जब आया, तब से लेकर आज तक मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे सत्ता में होना चाहिए था, भाजपा में होना चाहिए था, कतई नहीं। मैं बड़ा गर्व महसूस करता हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी को चुना हुँ। और कांग्रेस पार्टी में हूँ और जीवन पर्यंत कांग्रेस पार्टी में रहूँगा। चलिए बढ़िया, मतलब पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट हैं इसको लेकर के आप। बिल्कुल। अच्छा, बिहार की हमने बात की थी अभी, कि बिहार में चुनाव में एक भारी एक हार का सामना करना पड़ा पार्टी को। अब मध्य प्रदेश चुनाव है कुछ समय पे, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या चुनौती होगी आने वाले समय में आपके सामने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास तो वही प्रलोभन है, भ्रष्टाचार है, हुँ। झूठ है, लूट है हुँ। और वोट चोरी है। हुँ। उनके पास वही मुद्दे हैं, वही मुद्दे लेकर के आएँगी। हमारे पास में अलग-अलग विज़न है। हमारे पास में हर राज्यों के जो स्थितियाँ हैं, उसको हम जानते हैं कि वहाँ क्या ज़रूरत है, हुँ। वहाँ पर क्या चाहिए, वहाँ के लोगों की क्या डिमांड है, हुँ। वहाँ के लोगों को किस चीज़ की आवश्यकता है। उसको लेकर के एक विज़न के साथ हम वहाँ के चुनाव में जाते हैं। तो बिहार का विज़न और बिहार के हालात अलग थे, यूपी के अलग होंगे और जब मध्य प्रदेश का चुनाव आएगा, तो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के नब्ज़ को हमारा जो नेतृत्व है, जी। जो शीर्ष नेतृत्व है, जो प्रदेश की नेतृत्व है, जो देश का नेतृत्व है, उस वो बहुत अच्छे से जानती है हुँ। और उस हिसाब से हम इस चुनाव में जाने वाले हैं हुँ। और मध्य प्रदेश में 2028 में कांग्रेस सरकार बनाएगी। ये मैं आपको बहुत भरोसे के साथ कह रहा हूँ। अच्छा, लोकसभा चुनाव के परिणाम देखा आपने? 2024 का जब आया हुआ था। कैसा फ़ील लगा आपको कि आपके सामने परिणाम सामने चल रहा है और देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव, मुझे भी महसूस हो रहा था कि ये जनता का जनमत नहीं हो सकता। जी। मैं जब परिणाम देख रहा था, तो मुझे भी महसूस हो रहा था कि ये जनता का जनमत नहीं है। उसके कुछ दिनों बाद ही वोट चोरी की बातें आई और उसके खुलासे हुए और उसमें बहुत सारे अभी खुलासे आने बाकी हैं कि लोकसभा के चुनाव में क्या हुआ, फिर महाराष्ट्र के चुनाव में क्या हुआ, फिर हरियाणा के चुनाव में क्या हुआ, दिल्ली के चुनाव में क्या हुआ, बिहार के चुनाव में क्या हुआ। हुँ। ये सब हमको पता है, इसलिए हम हताश और निराश नहीं हैं, ना 24 में थे हुँ। और ना उसके बाद 25 में जो विधानसभा चुनाव हुए, उससे हुए हैं और अभी जो बिहार का चुनाव हुआ, उससे भी। हुँ। हम हताश और निराश नहीं हैं। हुँ। हम मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं और बहुत जल्द हम भारतीय जनता पार्टी को देश के चुनाव आए और इनकी मिलीभगत को बेनकाब कर देंगे और बेनकाब करने के बाद जब एक स्वच्छ चुनाव होगा, एक जब साफ-सुथरी चुनाव होगी, हुँ। तो कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, ये तय है। चलिए, सही है फिर तो, विज़न क्लियर है मतलब। बिल्कुल। अच्छा, विज़न की बात करें, अभी पचमढ़ी में मीट हुई थी कांग्रेस की, जिसमें राहुल गांधी जी आए हुए थे, खड़गे जी आए हुए थे। इस मीट का क्या परिणाम था? क्या हुई इसमें बात? देखिए कि आपको पता है कि 16 अगस्त को
नए जिला अध्यक्षों की सूची एआईसीसी के द्वारा जारी हुई थी, जिसमें मैं भी जिला अध्यक्ष बना और ऐसे सभी जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण कार्यक्रम पचमढ़ी में आयोजित हुई थी। उसमें मार्गदर्शन देने हमारे देश के नेता प्रतिपक्ष जननायक श्री राहुल गांधी जी आए हुए थे। जी। तो आप जानते ही हैं उनका एक व्यक्तित्व बहुत आकर्षक और बहुत प्रतिभाशाली व्यक्तित्व है उनका। जी, तो स्वाभाविक है कि उनसे मिलने के बाद, उनसे बात करने के बाद एक नई ऊर्जा का संचार होता है, जो मुझ में भी हुआ और बाकी सारे वहाँ पर जो मौजूद जिलाध्यक्ष हैं सभी जिलों के, उनमें हुआ। कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक नई ऊर्जा मिली उनके आगमन से। हुँ। नहीं, ऊर्जा कहते हो कि क्या कुछ प्लान में कुछ चेंजेस आए उसके बाद? देखिए, बहुत सारे प्लान 10 दिन का प्रशिक्षण था, 10 दिन के प्रशिक्षण में बहुत सारे प्लान बने, उनको मैं विस्तार पूर्वक नहीं बता सकता चूँकि वो हमारे पार्टी के हाँ, अंदर जी। की बातें होती हैं। ये निष्कर्ष कहीं अगर निष्कर्ष बहुत अच्छा है कि एक सीधा विज़न है कि मध्य प्रदेश की जनता को हमको उनकी लड़ाई को लड़ना है, हुँ, उनके अधिकार की लड़ाई को लड़ना है हुँ, और उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ना है, चाहे वो सामाजिक न्याय हो, आर्थिक न्याय हो, इस सारी चीज़ों के लिए उनके लिए हमको निरंतरता हुँ, बनाए रखनी है और अगले 2028 में हम सरकार में कैसे हैं ताकि जनता की और अच्छे से मदद कर सकें, उनकी सेवा कर सकें, ये सारे विज़न पर वहाँ चर्चा हुई। अच्छा। अच्छा, राहुल जी पे अमूमन बहुत आरोप, बहुत टिप्पणियाँ होती हैं। जब आप उनसे मिले तो आपको क्या परिणाम दिखाई दिया उसके बाद? देखिए, मैं तो कहता हूँ जब आप मिलेंगे तो आपकी भी सोच बदल जाएगी और जो टिप्पणी करने वाले लोग हैं, हुँ, वो लोग भी जब मिलेंगे तो उनकी बिल्कुल से सोच बदल जाएगी। हुँ, हुँ, वही तकलीफ़ है मीडिया से और बहुत सारे लोगों से और सरकार से तो है ही है कि करोड़ों रुपए, करोड़ों अरबों रुपए राहुल जी की छवि को धूमिल करने में इन लोगों ने लगाए। बहुत सारे मीडिया हाउसेस को इन लोगों ने अपना हथियार बनाया, उनके माध्यम से राहुल जी की छवि को गलत तरीके से उनके वीडियोज़, उनके बयान को कट करके आधा-अधूरा दिखा करके उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन वो सारा कुछ ध्वस्त हुआ, वो सारा कुछ ध्वस्त हुआ। लेकिन वो देश का पैसा, लोगों के ब जो टैक्स का पैसा वो तो बर्बाद हुआ ना। जी। तो तकलीफ और दुःख इस बात का है कि ये सरकार विपक्ष को दबाने के लिए, हमारे नेताओं के सम्माननीय नेताओं को इमेज को खराब करने के लिए पूरी ताकत लगाती है और पैसे को भी खराब करती है। और देश ने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी की जो एक छवि उभर करके देश के सामने आई, हुँ, जिसका परिणाम भी लोकसभा में दिख रहा था और ज़्यादा बेहतर होता अगर वोट की चोरी नहीं होती तो। जी। दूसरी बात उन पर फर्जी मुकदमे, फर्जी एफआईआर करा करके पेश करना और फिर उसको प्रचारित करना, हुँ, ये भी तो अभी आप कुछ दिन पहले देख रहे होंगे नेशनल हेराल्ड में जो फैसला है हुँ, कि कोर्ट ने उस पर सुनवाई करने पर ही मना कर दी जी। कि सुनवाई योग्य ही नहीं माना। हुँ, तो आप इससे मान लीजिए कि किस तरीके से सत्ता में बैठे लोग, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी का जो तंत्र है, हुँ, वो राहुल जी की छवि को खराब करने में लगा रहता है। उसके बावजूद भी राहुल गांधी जी, हीरे को आप कुछ भी कर दीजिए, कुछ भी ढक दीजिए, लेकिन जब भी वो उभर के आएगा तो वो चमकता हुआ एक हीरे की जो प्रकाश होती है, जी। वो वैसा ही होगा जैसा कि राहुल गांधी जी के साथ में। जी, जी, जी। अभी बात हुई राहुल जी की, वो तो नेशनल रंगी एक है। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें, तो आपके अनुसार अगले चुनाव में सबसे मतलब काबिल नेता आपको कौन दिखाई देता है मध्य प्रदेश में? देखिए, मध्य प्रदेश में हमारे नेताओं में काबिलियत की कोई कमी नहीं है। हुँ, बहुत सारे काबिल नेता हैं, हुँ, लेकिन अभी जो हमारा नेतृत्व करता, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी, दिन-रात मेहनत कर रहे हैं, बहुत ताकत से वो काम कर रहे हैं। वो संगठन को एक ओर जहाँ मजबूत करने में लगे हुए हैं, वहीं जनता की लड़ाई को भी वो लड़ते हैं और निश्चित रूप से हमारे प्रेरणा स्रोत हैं कि हम संगठन को हमको सीखने को मिलता है। हुँ, हम उनको देखते हैं कि वो किस तरीके से हुँ, जनता की भी लड़ाई लड़ते हैं और संगठन को भी सशक्त बनाने में लगे हुए हैं। वही चीज़ें हम लोग भी सब फ़ॉलो करते हैं और उनको देख कर के सीखते हैं। वैसे ही हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंगार जी, हुँ, विधानसभा में जिस तरीके से जनहित की आवाज़ बनते हैं, जनता की आवाज़ बनते हैं, वो भी बहुत योग्य हैं। हमारे दोनों नेता आदरणीय जीतू पटवारी जी, आदरणीय उमंग सिंगार जी बहुत मजबूती से प्रदेश स्तर पर जनता की आवाज़ बन रहे हैं और जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वैसे अनुभव की बात करेंगे तो हमारे पास में 2-2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी हैं, हुँ, आदरणीय कमलनाथ जी हैं। उनका अनुभव भी हमारे लिए काम आने वाला है। हुँ, ऐसे ही पूर्व नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया हैं।
वो भी एक अनुभवी नेता है और वो भी बहुत योग्य है। पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय अरुण यादव जी हैं। तो हमारे पास अनुभव की कोई कमी नहीं है। हमारे पास नाम है, हमारे पास चेहरे हैं, हमारे पास अनुभवी नेता है और साथ और बेदार नेता है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी में बहुत कमी है। हाँ, ये आई है मेन बात। अच्छा, अब अभी वर्तमान में यदि हम कहें, तो कोई ऐसा नेता विपक्ष में आपको लगता है, मतलब पक्ष में जो वर्तमान अभी है, कोई नेता जो काबिल दिखाई दे रहा हो आपको? देखिए, मैं काबिल और योग्यता की बात करूँ तो मेरे कांग्रेस पार्टी में जो नेता है, उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी के पास में ऐसा एक भी कोई चेहरा नहीं है, जो हमारे यहाँ लंबी कतार है हमारे यहाँ के हुँ। नेताओं। क्या पहले कोई था भाजपा में? नहीं, भारतीय जनता पार्टी देखिए छल-बल से वो सत्ता में काबिज हो गई अलग बात है। जी। लेकिन जो चेहरे, जो नाम और जो एक प्रतिभा हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं में है, वैसा भारतीय जनता पार्टी में मैं नहीं मानता कि वहाँ पर कोई ऐसा एक भी नाम कोई हो। जी। जिनको भी आप देखेंगे उनके यहाँ कैसे लोग हैं जो सिर्फ़ झूठ। हुँ। अभी उनके मुख्यमंत्री गुड़ की खेती करने की बात कर रहे हैं। हुँ। तो ऐसे मतलब अगर आपको पूरे चावल को जानना है कि वो पका है पका है तो आप ऊपर का 2-4 उठा कर के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसा है। तो वैसे ही आप अभी मुख्यमंत्री जी का बयान सुन लीजिए कि खुद से ही अभिनंदन कराते हैं, उनका नाम अभिनंदन सरकार पड़ गया है। अभिनंदन मुख्यमंत्री पड़ गया है। हुँ। अभी वो किसी एक वीडियो उनका काफ़ी वायरल हो रहा है। उसमें वो कहते हैं कि अभिनंदन करिए, मैं गुड़ की खेती कराने जा रहा हूँ। तो अब इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितने अनुभवी और कितने अच्छे नेता होंगे। तो यही सब चीज़ें और हमारी कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, एक लंबी कतार है हमारे नेताओं की और बड़े अनुभवी और साफ-सुथरे और बेदाग चेहरे हैं। जी। और जिनको जनता भी पसंद करती है, जो जनता में भी लोकप्रिय है। अच्छा, चलिए, अब इस क्रम में यदि आगे बढ़ें, युवाओं की अगर हम बात करें, तो वर्तमान में युवा राजनीति से आपको नाराज़ प्रतीत होते हैं या कन्फ्यूज़ राजनीति को लेके? बिल्कुल नाराज़ हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा हताश हैं। हुँ। हताश इसलिए हैं कि जब मोदी जी सत्ता में आए थे, जी। तो उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियाँ दूँगा। हुँ। शिवराज सिंह चौहान जी जब मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, तो हर साल वो रोज़गार मेला लगवाते थे। अभी जब ये भी मोहन यादव जी आ गए हैं, तो ये भी रोज़गार मेला ही लगवा रहे हैं। लेकिन उसका परिणाम कुछ नहीं, तो सरकार से वो ठगे गए हैं। सरकार से ठगे गए हैं युवा, लगातार ठगे जा रहे हैं। 11-12 साल से मोदी जी ठग रहे हैं और 20-25 साल से हमारे राज्य की भाजपा की सरकार ठग रही है। तो निश्चित रूप से युवा ठगे गए हैं। हुँ। जब हमारी सरकार बीच में 18 में कुछ दिनों के लिए आई थी, तो उनको एक आस जगी थी कि रोज़गार के अवसर खुलेंगे और हमने स्पष्ट भी किया था कि अगर रोज़गार नहीं दे पाए तो बेरोज़गारी भत्ता भी देंगे। जी। लेकिन हम मानते हैं बेरोज़गारी भत्ता कोई उनका सॉल्यूशन नहीं है। हम तो उनको रोज़गार की बात कर रहे थे। लेकिन एक प्रारंभिक तौर पर उनकी सहयोग सहायता के लिए बेरोज़गारी भत्ता भी तो दिया जाना चाहिए। अन्य राज्यों में तो ये है, तो मध्य प्रदेश में फिर क्यों नहीं? तो हमारे युवा जो प्रतिभाशाली युवा है, बहुत प्रतिभा है हमारे युवाओं में। पढ़े-लिखे युवा हैं, प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन लगातार वो ठगे जा रहे हैं, छले जा रहे हैं, तो नाराज़ बस नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो हताश भी है। अच्छा। यदि कोई युवा आपके सामने आए, वो राजनीति में आना चाह रहा है और वो सोचता है मुझे राजनीति से क्या मिलेगा? तो आप उसे क्या कहेंगे? मैं ऐसे युवाओं को कहता हूँ, मैं तो एक लाइन में कहता हूँ हुँ। कि जब युवा और योग्य लोग राजनीति में नहीं होते हैं, तो फिर अयोग्य लोग आकर के उसका फ़ायदा उठाते हैं और उस जगह को खराब करते हैं और वो कहीं न कहीं वो जो युवा हैं, हुँ। जो ये सोचते हैं हम राजनीति में क्यों जाएँ? तो फिर उनके नहीं आने से जो अयोग्य लोग आ जाते हैं, हुँ। तो वो उनको भी प्रभावित करते हैं। जो ये सोचते हैं कि हम राजनीति में क्यों जाएँ, हमको क्या मिलेगा? हुँ। तो ये कहना कि राजनीति में हम मतलब नहीं रखते, राजनीति से हमको कोई लेना-देना नहीं है, राजनीति में हमको नहीं जाना है। ऐसे सोचने वाले युवाओं के लिए मेरा स्पष्ट संदेश है कि राजनीति से भले आप मतलब नहीं रखते हैं, लेकिन राजनीति आपसे ज़रूर मतलब रखती है, इसलिए आपको लोगों को राजनीति में आना चाहिए। अच्छा, ये बहुत बेहतर संदेश रहा खैर आपका ये। अच्छा, अब राजनीति से अगर इर्द अपन बात करें आपके विषय में, तो आप खाली समय पे क्या करते हैं? जैसे आपका बाकी शेड्यूल बहुत टाइट रहता है, उसके अगर आप फिर खाली समय पे अपने आप को कैसे व्यस्त रखें? मैं तो कहूँ और ज़ाहिर-सी बात है, सब जानते हैं मेरे बारे में जी। कि मैं फुल टाइम पॉलिटिशियन हूँ। हुँ।
24 घंटे का पॉलिटिशियन हूँ, मेरे पास दूसरा कोई काम नहीं है। हुँ। मेरे पास ना कोई रोज़गार है, ना व्यवसाय है, हुँ। ना दूसरा कोई काम है और दूसरा कोई शौक भी नहीं। हुँ। तो मेरा जो भी कहिए, मेरा सब कुछ राजनीति है और मैं 24 घंटे मैं जब सोने जाता हूँ उससे पहले और सो के उठता हूँ उसके बाद से लेकर के हुँ। मैं केवल उसी काम पे लगे रहता हूँ हुँ, हुँ, हुँ। और उसमें जन सेवा भी आता है, लोगों की मदद भी करता हूँ, पार्टी के लिए काम करता हूँ, पार्टी के निर्देश पर काम करता हूँ, हुँ। जो सामने दिखाई पड़ती हैं, जानकारी में आता है, उन चीज़ों को जा कर के मैं खुद ही हैंडल करने का हुँ। और उसमें लोगों की मदद करने का प्रयास करता हूँ। अच्छा 24/7 बिल्कुल। अच्छा मूवीज़ वेब सीरीज़ देखते हैं आप? कभी-कभार अभी तो समय नहीं मिल रहा, जब से जिला अध्यक्ष बना, जी। तब से थोड़ी ज़िम्मेदारियाँ और बढ़ गई हैं, हुँ। तब से तो समय नहीं मिलता, उससे पहले देखता था निश्चित ही। अच्छा मिर्ज़ापुर देखी है आपने? जी, बिल्कुल। उसमें भी गुड्डू भैया हैं। हाँ, हाँ, आप भी गुड्डू भैया हाँ। हैं। कैसे समझते हैं आप उसको अपने क्या कहें वर्तमान परिप्रेक्ष्य उसको देखते हुए? देखिए, मूवी के हिसाब से, एक स्टोरी के हिसाब से कि वो ठीक होगा कि लोगों ने पसंद किया होगा, लेकिन वैसी चीज़ें ज़मीनी स्तर पर वैसा क्राइम नहीं होना चाहिए और वो जो स्टोरी है उसकी, तो उस मूवी को चलाने के लिए, वेब सीरीज़ को हिट कराने के लिए वो सब ठीक है, लेकिन आम जनजीवन में वैसे क्राइम का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जी। क्या ऐसा चीज़ें होती हैं आम समाज में? बिल्कुल, यूपी की तो वो तो यूपी की ही कहानी बना रहे थे जी। और यूपी में आप देख रहे हैं किनकी सरकार है। हुँ। और मिर्ज़ापुर हो चाहे वो वासेपुर हो, चाहे जो भी मूवी है सब वहाँ की कहानी है और वहीं की कहानी को दिखाया जाता है। तो आप समझ लीजिए जो लोग ये बात कहते हैं करते हैं कि वहाँ राम राज्य है, हुँ। तो मिर्ज़ापुर मूवी देख कर के मुझे तो नहीं लगता है कि वहाँ उत्तर प्रदेश में राम राज्य है। अच्छा। चलिए सही चीज़ फिर तो। चलिए एक आखिरी चीज़ के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आम जन के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आम जनता के लिए? देखिए आम जनता के लिए मेरा यही संदेश है ख़ास तौर पे अनूपपुर ज़िले के लिए कि जो विश्व में हमारे देश भारत का स्थान है, हुँ। देश भर में जो हमारे मध्य प्रदेश का स्थान है, वैसे ही पूरे मध्य प्रदेश में अनूपपुर ज़िले के अलग स्थान है। इस बात को हमको ध्यान रखना होगा और हमारे धन संपदा, हमारे इस क्षेत्र को बचाने के लिए हम सब लोगों को जागरूक बनना होगा और सबको सामने आना होगा और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सामने आना होगा और युवाओं की ज़िम्मेदारी भी बनती है। तो मेरा ये अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा राजनीति में आएँ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटा करके एक जनहितैषी कांग्रेस की सरकार बनाने में हमारी मदद करें। बस मैं ये यही अपील करना चाहता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी, नमस्कार। तो ये थी पूरी चर्चा, ये थी पूरी वार्ता और समझे पूरे परिप्रेक्ष्य को हमने अनूपपुर जिले को लेकर के, आईएनसी के वर्तमान परिप्रेक्ष्य को लेकर के और राहुल गांधी जी को लेकर के। अब हमारी वार्ता यहाँ समाप्त होती है, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।